नमस्कार, वीडियो नंबर 12 में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक की कफ़न। तो ये जो पुस्तक है कफ़न, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और ये केवल एक कहानी है कफ़न। इसमें ऐसी 14 कहानियाँ हैं और बहुत ही रोचक कहानी है। और इस पुस्तक का दाम 110 रुपये है और ये वायु एजुकेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित है। पेपर क्वालिटी अच्छी है। तो इसमें जो लिखी कहानियाँ हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा। पहली कहानी कफ़न है। कफ़न एक ऐसी कहानी है कि जो है कई बार हमें लगता है कि जो प्रेमचंद जी थे वो निर्धनों से बहुत सहानुभूति रखते थे, लेकिन ये बात सत्य है कि हम अपने आसपास ऐसे निर्धनों को देखते हैं जो केवल कामचोरी की वजह से अत्यधिक निर्धन हैं। तो कफ़न ऐसे ही दो पिता पुत्र की कहानी है जो इतने कामचोर हैं कि वो मज़दूरी पर जाते ही नहीं हैं, और अगर कहीं चले जाएं मज़दूरी के लिए तो वो इतना कम काम करते हैं कि कई बार उन्हें मारपीट हो जाती है उनके साथ। गुस्से में कोई ठाकुर, कोई साहूकार, कोई किसान उनके साथ मारपीट कर देता है कि तुम काम जो है दाम एक आदमी का लेते हो, काम आधा आदमी का भी नहीं करते। वो बार बार चिलम पीते रहते हैं, ब्रेक लेते रहते हैं काम में, और अगर थोड़ी बहुत मजूरी मिल जाए तो उस मजूरी से वो अपने आप को ऐसा बादशाह समझने लगते हैं कि आगे के 10 दिन वो काम ही नहीं करेंगे। उनकी कामचोरी ने ही उन्हें नंग धड़ंग फ़कीर गरीब बना रखा है। और उसके अलावा वो चोरी भी करते हैं। वो छोटी मोटी चोरी करते हैं, जैसे किसी के खेत से मटर निकाल लाए, गन्ना चूसने के लिए गन्ना तोड़ लाए, या जो है आलू निकाल लाए। तो इस तरह का वो हैं और उनकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा तो बहुत दूर की बात है, उनका ठीक से पेट भर जाए इसका भी जो है वो इंतज़ाम नहीं करते। वो भुखमरी की जीवन जीते हैं क्योंकि वो एकदम कामचोर हैं और सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना कि उन्हें आसानी से मिल जाए, या एक बार कमाई मिल जाए तो अगले 10 दिन तक काम ही नहीं करते। तो कफन उन्हीं दोनों बाप बेटे की कहानी है। जैसा बाप निकला वैसा ही बेटा निकला, और दिखाया जाता है कि वो चूल्हे पर आलू भून रहे हैं और अंदर एक स्त्री कराह रही है प्रसव पीड़ा से। वो लेबर पेन में है और बहुत ही उनको जो है कष्ट हो रहा है। तो जो बाप बेटे हैं, जो बेटा है वो कहता है कि आप चले जाओ देखने के लिए उसकी क्या हालत है। तो बाप कहता है कि नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, मेरी बहू है, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम चले जाओ देखने के लिए। लेकिन उन दोनों के मन में ये चल रहा होता है कि जो उठ के जाएगा उसको ये आलू नहीं मिलेगा खाने के लिए भून के। तो दोनों में से कोई नहीं जाता और आलू खा के दोनों सो जाते हैं और रात को वो औरत मर जाती है। और सवेरे उठ के वो देखते हैं तो मक्खियाँ भिन भिना रही होती हैं उसके चेहरे पे। फिर वो रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लोगों से मदद मांगते हैं। और इसी तरह एक साहूकार के घर में जाते हैं और कहते हैं कि हमें कफ़न के लिए पैसे चाहिए। तो कफ़न के लिए पैसे मांगते हैं। साहूकार को उनसे बहुत ज़बरदस्त चिढ़ थी, लेकिन फिर भी साहूकार उन्हें पैसे दे देता है क्योंकि ये समय ही ऐसा है, ये तरीका ही नहीं है कि अब इन लोगों की मारपीट की जाए या इनको दुत्कारा जाए। तो साहूकार भी पैसे देता है, गांव वाले भी चंदा करके उसको पैसा देते हैं कि चलो ठीक है, तुम लकड़ियों का और कफ़न का इंतज़ाम करो। तो ये दोनों बाप बेटे शहर में जाके जो है कफ़न खरीदने की बजाय शराब पीते हैं और पूड़ी वगैरह खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा भुनी हुई मछली वगैरह खा लेते हैं। और फिर हंसने लग जाते हैं कि कहते हैं कि वो औरत मरते मरते हमें जो है अच्छी दावत और शराब दे गई। और हंसते हंसते फिर जो वो लड़का होता है जिसकी वाइफ की डेथ हुई थी, वो रोने भी लग जाता है कि बेचारी भली औरत थी ये वो। तो कफन एक ऐसे ही लोगों की कहानी है कि जो कामचोरी की वजह से निर्धन है, दरिद्र हैं। तो वो बाप बेटे आपस में बात करते हैं, फिर उसका क्या होगा, जो लाश घर में पड़ी है उसको कौन क्रियाक्रम करेगा, हम तो यहाँ शराब पी लिए हैं और खाना खा लिए हैं। तो वो दोनों बिल्कुल ही लापरवाही होते हैं, उनमें बिल्कुल दया नहीं शेष होती है। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक भेजने के लिए रुपए दिए हैं सामान लाने के लिए, वही लोग उसको देख लेंगे। और ऐसे कह के वो दोनों शराब पी के वहीं पे पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। आगे कहानी है, दूसरे नंबर कहानी है दो बहनों की। इसमें दो सगी बहनों की शादी एक शहर में हुई होती है, लेकिन 2 साल से वो एक दूसरे से मिली नहीं थी क्योंकि घर गृहस्थी के काम में काफ़ी बिजी रहती थी। काफ़ी बड़ा शहर था। एक कज़न की मैरिज में वो दोनों की मुलाकात होती है। तो उसमें से जो बड़ी बहन होती है
उसको अपनी छोटी बहन को देख के बहुत ज़बरदस्त ईर्ष्या होती है, क्योंकि छोटी बहन गहनों से लदी हुई थी और बहुत सुंदर उसने साड़ी पहनी हुई थी। और जो है ये जो बड़ी बहन है ये अपना रूप देखती है आईने में और सोचती है कि मैं इसके सामने कितनी फीकी लग रही हूँ, क्योंकि इसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। जो बहन गहनों से लद के आई थी उसने भी जानबूझकर बहुत भर भर के गहने पहने थे, और वो अपने घर में जो अपनी बड़ी बहन को 2 दिन के लिए रहने का न्योता भी देती है। लेकिन बड़ी बहन बड़ी झल भुन रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया है, ये इतने अमीर तो थे नहीं, अब क्या हो गया। तो छोटी बहन कहती है कि मेरा पति जो है पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता और ना ही किसी मामूली नौकरी के चक्कर में पड़ता है। वो तो है जो एजेंट है, एक सेल्स एजेंट है, वो सामान बेचता है, चीज़ें बेचता है, उसे भारी मुनाफा भारी कमीशन मिलता है, और उसका बॉस भी बहुत अच्छा आदमी है, वो 500 रुपीज़ पर मंथ कमा लेता है। लेकिन जो बड़ी बहन थी उसका पति सिर्फ 75 रुपये कमाता था। तो बड़ी बहन अपनी गृहस्थी में काफ़ी सुखी थी, उसे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन ईर्ष्या की वजह से उसे सब कुछ कष्टदायी नज़र आने लगता है। वो जैसे ही घर जाती है तो अपने पति को झिड़क देती है कि तुमने खाना बाहर से क्यों नहीं मंगाया, या कोई महाराजिन खाना बनाने वाली क्यों नहीं रख ली, मैं क्या तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए ही आई हूँ। और अपने बच्चों को भी डांट देती है। वहाँ उस आदमी की गति दिखाई जाती है जो बड़ी बहन का, इनमें से जो बड़ी बहन है उसका पति है, वो सोचता है कि आज इसको क्या हो गया है, इसका तो ऐसा स्वभाव था ही नहीं। लेकिन जो है इस आदमी का भी दिखाया जाता है कि ये एक बड़ा बच्चा, जैसे मैन चाइल्ड होता है वैसा ही है ये, क्योंकि ये आदमी भूखा रहता है, लेकिन अपने लिए कुछ खाना नहीं बनाता, ना अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है, बल्कि बाज़ार से कुछ ला के खा के सो जाता है। और अगले कुछ दिनों तक उसकी तबीयत ख़राब रहती है। बड़ी बहन की तबीयत ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और वो बात बात पे जो है अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को डांटती रहती है। तो जो है एक दिन उसका हस्बैंड जो है बहुत सारी शराब पिलाकर उसके उस जीजा को घर लेके आता है, जिसकी दौलत की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान और चिड़चिड़ी हो गई थी। तो जीजा जी शराब के नशे में होते हैं, यानी छोटी बहन के जो पति हैं वो शराब के नशे में सब बकना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो अफ़ीम बेचता हूँ और उसका मुनाफा है, और मैं जिनके यहाँ पे नौकर हूँ वो तो जो मेरे बॉस थे वो तो उनकी डेथ तो 3 महीने में ही हो गई थी, लेकिन उनकी मिसेस जो है वो बहुत सारे जो है अफ़ीम का काम करती है, और मैं आपको भी लगवा सकता हूँ। और आप इस झोपड़े में रहते कैसे हैं, मेरे पास तो इतने सारे मकान हैं, इतनी सारी ज़मीन जायदाद है, लेकिन मुझे पुलिस का डर सताता रहता है, कभी मुझे पुलिस ना पकड़ ले। तो वो जो है ये बातें सुन के शॉक हो जाती है, और क्या कहते हैं, कहती है कि नहीं आप जाओ, और फिर वो गिरते पड़ते अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ ये कुछ कारोबार की बात कर रहे थे, मैं भी वो कारोबार कर लूँ क्या। तो वो कहती है कि तुम कभी भी ऐसा काम मत करना कि पुलिस का डर सताता रहे, और आप जो क्लर्की का काम करते हो मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो वो बहुत घबरा जाती है इस बात से कि उसकी बहन जितना बढ़ा चढ़ा कर कह रही थी कि ये तो बहुत ही जो है बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, सेल्स एजेंट बन गया है, ऐसा कुछ था नहीं, बल्कि उसे अपनी बहन की जिस बहन से ईर्ष्या हो रही थी उस बहन की चिंता होने लग जाती है कि उसे बताना होगा कि उसका पति क्या काम करता है, अदरवाइज़ वो जेल में चक्की पीसेगा और बच्चे और परिवार सब तबाह हो जाएंगे। तो वो अपने पति से कहती है मुझे तुरंत मेरी बहन के पास पहुंचा दो। तो जो है उसका पति कहता है कि अगर मैं खुद आके तुम्हें बताता कि ये अफीम बेच बेच के इतना अमीर हुआ है तो तुम मेरा कभी यकीन नहीं करती। मैंने पहले इंस्पेक्टर को दारू पिलाई, फिर इंस्पेक्टर ने जब इसकी असलियत पकी तब मैंने इसको दारू पिलाई और मैं उसको लेकर आया हूँ। तो दूसरों की इस कहानी का सार यही है कि दूसरों की चकाचौंध देखकर हम सोचते हैं कि ये धन सही तरीके से कमाया होगा, जबकि कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तीसरी कहानी है तथ्य। तथ्य का अंग्रेजी अनुवाद होता है फैक्चुअल। तो ये कहानी एक क्रश के बारे में है, एक तरफा प्रेम के बारे में है, कि जब हम एक तरफा प्रेम में होते हैं तब हम उसी को सच मान लेते हैं, सामने वाले का सच जानते ही नहीं हैं। तो इसमें एक कहानी है कि एक गांव में जो है एक लड़की रहती है जिसकी माँ विधवा है, और उसकी विधवा माँ जो है अपनी बहन के साथ रहती है जो भी विधवा ही है। तो ये अकेली लड़की है। तो इसका जो पड़ोसी है उसका नाम अमृत है। तो अमृत जो है इस लड़की की काफ़ी सहायता करता है, जैसे पशुओं को चारा डालने में या कुएं से पानी खींचने में। और अमृत की आत्मीयता इसकी तरफ बढ़ती जाती है, लेकिन अमृत को पता था कि ये जो है रिश्ता गलत है, ये मेरे दिल के भाव गलत हैं, क्योंकि ये तो गांव की लड़की है।
तो जब उसकी शादी का निश्चित होती है तो अमृत उससे मिलना जुलना छोड़ देता है। वो कहती है कि मैं तो यहाँ से जाने ही वाली हूँ, जहाँ तुम्हारी बहनें चली गई वैसे ही, मतलब मैं इस गाँव की बेटी हूँ तो मुझे तो जाना ही होगा, लेकिन क्या तुम जाते हुए भी मुझसे बात नहीं करोगे, तुमने मेरी दोस्ती क्यों तोड़ दी। तो अमृत को लगने लग जाता है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, कि मेरे मन में जो भाव है उसकी वजह से जो है मैं इसे जाते जाते भी ठीक से विदा नहीं कर पा रहा। तो वो भाग भाग के बहुत काम करता है और देखता है कि रूपमणि की, यानी जो उस लड़की की जिस व्यक्ति से शादी हुई थी, वो उम्र में बड़ा है, बहुत मोटे पेट का है, बहुत ही बदसूरत है, और साथ में बहुत ही गंदे स्वभाव का है। तो वो सोचता है कि कभी भी रुक्मणी को इससे प्यार नहीं हो सकता, और वो कहता है कि ये भारतवर्ष का ही दुर्भाग्य है कि जहाँ पर इतनी छोटी लड़कियों की या इतनी खूबसूरत लड़कियों की ऐसे अधेड़ आयु के बदसूरत लोगों से, बदमिजाज लोगों से शादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार नहीं है। बात बात पे मर्यादा और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। भाइयों की रेंज भी इतनी विशाल है कि पूरा गाँव ही को ही भाई बना दिया गया है, और बचपन के प्रेम की यूं ही हत्या हो जाती है। तो जब रुक्मणी चली जाती है और 1-2 वर्ष बाद आती है तो उसके हाथ में बच्चा होता है। तब तक अमृत की भी शादी हो चुकी होती है। उस बच्चे को भी अमृत इतना प्यार करता है कि जैसे उसे अपना ही बच्चा मिल गया हो, और जो है रुक्मणी इस पे ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तो सोचती है कि जैसा उसका बचपन से ये काम करता आया है, इसका अधिकार ही है। वो उसे काम बताती रहती है, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, और वो उसका काम कर कर के भी खुश रहता है। लेकिन वो सोचता है कि कभी तो ये मेरे से प्यार से बात करेगी, क्या इसे मेरे मेरे मनोभावों का कुछ नहीं पता। उसे पता है कि उन दोनों में कोई संबंध संभव नहीं है, लेकिन वो एक प्यार की बात के लिए तरस रहा था, और ऐसा रुक्मणी कुछ नहीं करती है। वो अपना बच्चा लेके वापस ससुराल चली जाती है। यहाँ पे अमृत भी बड़ा हो गया है। बाद में उसे उसके भी शादी बच्चे हो चुके हैं। उसे पता चलता है कि रुक्मणी विधवा हो गई है, और वो उसके मन में एक तरह से लड्डू ही फूटने लग जाता है कि रुक्मणी की उस बदसूरत आदमी से जान छूटी, अब वो गांव आकर रहेगी, और शायद मेरा जो प्रेम संबंध था, जो चाहे मुझे इमोशनली ही चाहिए वो, लेकिन मेरे से प्यार से बात होगी, तो वो अपने मन में जो है काफ़ी कुछ ख्याली पुलाव पकाता रहता है कि मैं रुक्मणी से ऐसे बात करूँगा, वैसे बात करूँगा। लेकिन जब वो आके रुक्मणी को देखता है, जो अपनी विधवा मौसी के पास वापस आ गई थी, तब देखता है कि रुक्मणी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, और बिल्कुल भी खाना नहीं खाती थी। उसने मीठा खाना, चावल खाना, और जो है नमक, तेल, मिर्च, मसाले या मिठाई सब खाना छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से विधवा का जीवन जी रही थी, और अपने पति को याद कर कर के रोती ही रहती है। तब अमृत को ये अनुमान होता है कि मैं जो अपने मन में इतने वर्षों से ख्याल बना रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जो क्रश था, तथ्य ये है कि मेरी ही तरफ से ये क्रश था, इस रूपमणि की तरफ से कुछ नहीं है मेरे लिए, और ये उस अधेड़ व्यक्ति के प्यार में ऐसी मरी जा रही है। और जो है फिर वो ये भी कहता है कि मनुष्य कमाल का जीव है, कि जो अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के देव को भी देवता बना देता है। तो इस औरत की तो उससे शादी हुई थी, तो जिससे शादी हुई, चाहे वो कितना भी बदतमीज़ था, चाहे वो कितना भी घमंडी था, बदसूरत था, लेकिन इसने उसे अपना देवता मान ही लिया है, और उसी की याद में ये रोए जा रही है। तो एक तरफा प्यार जो है, तथ्य ये है कि एक तरफा प्यार एक तरफा ही होता है, दूसरे व्यक्ति को उससे कोई सरोकार नहीं होता, उसे पता भी नहीं होता कि आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। तो यही कहानी है। पहली रचना, ये चौथे नंबर की कहानी है। पहली रचना में प्रेमचंद जी ने बताया है कि उन्होंने पहली रचना कौन सी लिखी। उन्होंने पहली रचना ये लिखी कि उनके परिवार में एक मामा जी होते थे, जो कुंवारे थे, जो जगह जगह घूमते थे अलग अलग रिश्तेदारों में कि कोई उनकी शादी करा दे। उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन उनकी शादी नहीं होती थी। वैसे वो देखने में भी ठीक थे, और उनके घर का काम करने के लिए जो है एक चमारिन आया करती थी, और उस चमारिन पे उनका दिल आ गया। एक दिन उन्होंने उस चमारिन को कमरे में लेके जैसे ही कुंडी बंद की, गांव वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्हें पहले ही शक था कि ये व्यक्ति जो है लाइन मारता है इस लड़की पर, और जो है एक तरह से लिंचिंग हो गई। जो है जैसे ही दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला गया, तो वो चमारिन तो निकल के भाग गई, लेकिन जो है उस व्यक्ति की, इसके प्रेमचंद जी के मामा की अच्छी खासी
जो है धुलाई हुई, इतनी ज़बरदस्त धुलाई हुई कि वो काफ़ी दिन तक मुँह छुपाते फिरे। और फिर बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर में लूट हुई है, ये जो लोग इकट्ठा होकर आए थे ये लूटने आए थे मुझे, तो मैं जो है इनके खिलाफ पर्चा दाखिल करूँगा। ये कहानी इतनी मज़ेदार थी क्योंकि लिंचिंग का स्वाद और लोग जो हैं किस तरह से समाज की मर्यादा को बनाने का ठेका ले लेते हैं और किस तरह से लिंच करते हैं ऐसे लोगों को, और किस तरह से वो व्यक्ति भी चमारिन से विवाह नहीं कर सकता लेकिन उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। इस तरह की बातों पे प्रेमचंद जी ने अपनी पहली कहानी लिखी और उन्हीं मामा जी को सौंप दी, उन्हीं के तकिए के नीचे रख दी, और वो कहानी लेके मामा जी वहाँ से चले गए और कभी जीवन में प्रेमचंद जी से नहीं मिले। तो प्रेमचंद जी को दुख है कि इसने मेरी रचना का क्या किया। तो ये थी उनकी पहली रचना। पांचवें है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब, ये एक कहानी, क्या कहें, घटना ही है कि जब प्रेमचंद जी जाते हैं और सेब खरीदना चाहते हैं और कहते हैं कि सब डॉक्टर अब विटामिन विटामिन करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि सेब खाने से तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वो सेब खरीदते हैं तो उन्हें सारे के सारे सेब जो है सड़े हुए देता है कश्मीरी बोलकर दुकानदार। तो उन्हें काफ़ी दुख लगता है कि कैसे समाज का चारित्रिक पतन हो गया है कि जानबूझकर एक बच्चे को सड़ी हुई चीज़ें दी जा रही हैं। तो वो पाठकों से अनुरोध करते हैं कि जब भी कुछ चीज़ खरीदें तो थोड़ा ध्यान देकर खरीदें, क्योंकि बेईमानी करने वाले को अवसर जो देता है वो भी अपराधी ही होता है। तो अगर आप कोई चीज़ ध्यान से नहीं खरीदते, अपने पैसे का ध्यान नहीं रखते, तो आप बेईमानी का अवसर दे रहे हैं दुकानदार को। छठी कहानी है नशा के बारे में। नशा की कहानी ऐसी है कि जो है गांव का जो राय बहादुर होता है वो पूरे गांव के साथ जो है नशाखोरी कर रहा होता है, भांग घोट रहा होता है, भांग पी रहा होता है। लेकिन जो वहाँ के उस इलाके के बैरिस्टर साहब होते हैं जो कि अंग्रेज़ अफसर होते हैं, वो आ जाते हैं अचानक से। तो कुछ लोग अपना नंग धड़ंग छुपाने के लिए इधर उधर भागते हैं और राय साहब भाग नहीं पाते तो वहीं पे बैठ जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर के सामने जो है ये लोग अपनी जो जिस तरह से ये इंजॉय कर रहे थे वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ अफसर आके कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम तो है ना भांग पी रहे हैं, आप भी पी लीजिए। तो अंग्रेज़ अफसर जो है ग्लास भर के भांग पी लेता है। वो इतना खुश होता है, उसे मज़ा आता है। अगले दिन वो राय बहादुर को बुलाता है अपने जो है घर पे और कहता है कि लीजिए ये मेरा नशा है, शराब पीजिए। तो राय बहादुर कहते हैं कि नहीं नहीं, हम शराब नहीं पियेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो है अंग्रेज़ अफसर उन्हें कहता है कि तुम्हारा धर्म और तुम बहुत ही पाखंडी हो, नशा नशा होता है, ऐसा नहीं होता कि जो है मेरे हाथ से नशा पीने से तुम्हें पाप लग जाएगा या शराब पीने से पाप लग जाएगा और भांग पीने से कोई पुण्य मिलता है। तुम लोग पाखंडी हो जो छूत अछूत करते हो और तुम्हें मेरे हाथ से पीना ही नहीं है। और तुम्हारे कौन से देवता हैं या कौन सा तुम्हारा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य से ऊंच नीच का दर्जा देता है, और तुम मुझे फिरंग समझते हो, इसलिए मेरे साथ बैठकर शराब भी नहीं पीना चाहते। तो इस तरह से नशा के माध्यम से जो समाज का ऊंचा तबका है वो कैसे, या ब्राह्मण जो तबका है वो कैसे लोगों को ऊंचा नीचा समझता है। नशा करते समय भी लोग जो हैं एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। तो सातवां है लेखक के नाम से। ये प्रवीण नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो फटेहाल है। उसकी लेखनी बहुत ज़्यादा चमक भी नहीं रही है, लेकिन वो दिन रात अपनी सेहत का खराब करके जो है लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है। एक दिन उसे राय बहादुर साहब का न्योता आता है कि आपको बुलाया है। तो मार्केट में वो जहाँ जहाँ लोगों का उधार उस पर चढ़ा हुआ था वहाँ जा जाकर बताता है कि देखो मुझे राय बहादुर ने बुलाया है, मैं इतना अच्छा लेखक हूँ कि मुझे राय बहादुर ने बुलाया है। तो राय बहादुर साहब उनके आते ही जो है उस लेखक को सबसे परिचित कराते हैं कि देखो ये लेखक हैं, ये काफ़ी मशहूर हैं, ये लेखक हैं। और प्रशंसा का भूखा था वो लेखक, प्रशंसा पाने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है। तो आगे वहाँ पर बैरिस्टर साहब आते हैं। तो राय बहादुर लेखक के कान में कहते हैं जल्दी से अपनी कविता सुना दो। तो लेखक चकित हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे किसी कविता सुनाने के लिए बुलाया है। मैं कोई भाट नहीं हूँ जो 1 मिनट में कविता गा दूँ, और मैं किसी की प्रशंसा में कविता करता ही नहीं हूँ। तो राय बहादुर साहब कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें व्यर्थ में ही बुलाया और तुम जैसे फटेहाल आदमी को इतने लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। तो लेखक जो कि प्रशंसा पाने के लालच में वहाँ पर उस पार्टी में चला गया था, वो लज्जित होकर वापस आ जाता है और कहता है कि जब मेरी रचनाओं को लोग पढ़ेंगे वो तब मेरी प्रशंसा करेंगे, वही मेरी सच्ची प्रशंसा होगी। मैं प्रशंसा के लिए कभी किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रेमचंद जी ने अपने ही जीवन पे निर्धारित करके लिखी है। 8वीं कहानी में वो जीवन सार बताते हैं
ये प्रेमचंद जी का अपना जीवन सार है। वो बताते हैं कि डाकखाने में उनके पिताजी क्लर्क थे, लेकिन पिताजी के देहांत के बाद जो है उनके सर पर दो जिम्मेदारियां आके पड़ी। एक तो उनकी विमाता मतलब उनकी सौतेली माँ और उसके बच्चों की, और उसके अलावा जो है उनके पिताजी उनकी शादी भी करा गए थे। तो उनका जो है इतना बड़ा कुनबा था और पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, और गणित की वजह से जो है वो फेल हो जाते थे। तो वो बार बार सिफारिश लेके जाते थे कि मुझे कोई पढ़ने के लिए किसी कॉलेज में सिफारिश से मुझे एडमिशन मिल जाए। तो इस तरह से उनका बाद में एडमिशन हो भी गया, लेकिन गणित की वजह से जो है वो आगे नहीं पढ़ पाए। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वो काम चलाते रहे। बाद में किसी ने उन्हें नौकरी दिला दी और उन्होंने एक सरकारी नौकरी की, और गांधी जी के प्रभाव में 20 साल की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। और जो है कई बार जो है उनको उनका एक जो है काफ़ी लेखों को सेडिशन मतलब देशद्रोह का चार्ज लगाकर काफ़ी लेखों को वापस भी लिया गया। उनका एक उपन्यास था सेवा सदन, जिसकी सब प्रतियां अंग्रेज सरकार ने वापस ले ली। और लेकिन फिर भी वो गांधी के विचारों से प्रभावित तो थे, लेकिन वो जो है इतने क्रांति नहीं करना चाहते थे। वो मुख्य तौर पर साहित्य का ही जो है सेवा करना चाहते थे। तो उनकी कुछ लेख जो हैं प्रभावित ज़रूर थे आंदोलन से और जो है देशभक्ति की भावना से, लेकिन वो है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना समय व्यर्थ ना जाए वो बचाने के लिए तुरंत ही अपनी रचनाओं को सरेंडर कर देते थे। तो ये उनका जीवन सार है। आगे बताया गया है कि जब कहीं पर वो उनके जगह जगह तबादले होते थे, तो उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब था। जब उनके जगह जगह तबादले होते थे तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 9 साल इलाज चला, और आखिरकार जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो वो जो है उन्हें पेचिस की, शायद पेट की कोई बीमारी थी, अपने आप वो ठीक हो गई। तो जब उनकी बीमारी ठीक हो गई तब उन्हें थोड़ा ईश्वर पे भरोसा भी हो गया है। 9वीं कहानी है आहुति के बारे में। तो आहुति क्या है कि एक लड़की है जिसके 2 दोस्त हैं, तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो जो है वो लड़की जो रूप कुमारी है, उसका एक दोस्त जो है विशंबर है, दूसरा दोस्त आनंद है। तो विशंबर जो है वो ना तो पढ़ाई में अच्छा है ना किसी चीज़ में अच्छा है, और आनंद जो है पढ़ाई में भी अच्छा है, पैसे वाला भी है। विशंबर जो है ऐसी परिस्थिति से आया है कि उसे वजीफा दिया जाता है। इन तीनों की आपस में मित्रता है, लेकिन विशंबर एक दिन डिसाइड करता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेगा और जो है स्वराज के आंदोलन में हिस्सा लेगा। तो जब आनंद को ये बात पता चलती है तो आनंद उसको बहुत डांटता है, क्योंकि विशंबर हमेशा आनंद की बात मान लेता था, क्योंकि आनंद उसको पैसे की भी मदद करता था, पढ़ने में भी मदद करता था। तो एक तरह से आनंद के हाथ से विशंबर निकल रहा था, लेकिन विशंबर नहीं मानता। तो उसके इस त्याग को देखकर जो वो लड़की होती है उसे जो है अचानक से जो पहले आनंद को पसंद करती थी वो विशंबर को पसंद करने लगती है, क्योंकि विशंबर अपनी आहुति देने जा रहा है अपने जीवन की, अपने करियर की, अपनी शिक्षा की, और उसे पता है कि उसे जेल हो जाएगी। तो जब विशंबर गांवों में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए ट्रेन से जाता है, तो ट्रेन स्टेशन पे ये जो रुक्मणी है ये मिलने आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। तो विशंबर कहता है कि नहीं, तुम मत जाओ, और वहाँ पर तुमसे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिच फैमिली से आती थी। तो वो कहती है कि नहीं मैं जाऊँगी। तो कहता है कि तुम जैसा जीवन जीना चाहती हो वो उसके लिए गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे ही त्याग करो ना। तो वो वहीं पे कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है और खादा वस्त्र पहनने लग जाती है, खादी के वस्त्र पहनने लग जाती है, रेशमी साड़ियाँ त्याग देती है। वहाँ पे विशंबर जो है कांग्रेस का प्रचार करते करते, स्वराज का प्रचार करते करते गिरफ्तार हो जाता है। तो जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है तो ये लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके गले में माला डाल देती है। मतलब एक तरह से उसे ही अपना सब कुछ मान रही है। तो विशंभर ने अपने जीवन की आहुति दी है स्वराज के लिए। और यहाँ पे ये जो लड़की है रूपमणि, इसने भी अपने जीवन की आहुति दी है सबके सामने, उसके गले में माला डाल के उसको अपना पति मान के। तो एक तरह से ये आज़ादी के समय क्या हो रहा था क्या नहीं, इसको बताया गया है। दूसरी तरफ आनंद जो है इनको इस बात से चिढ़ता था कि ये विशंभर को पसंद करने लगी है, और आनंद कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसमें वो त्याग था ही नहीं। आगे है होली का उपहार। तो होली का उपहार भी इसी तरह की एक कहानी है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए जा रहा है और चिंतित है कि मैं क्या करूं क्या करूं। ससुर जी ने बुलाया है। उसने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था, क्योंकि शादी बचपन में तय हुई थी और अब वो युवा हो चुके हैं, तो लिवाने का न्योता आया है। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या किया जाए। तो उसका दोस्त उस छेड़ के कहता है कि बिल्ली पहले ही दिन मारनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पत्नी को पहले ही दिन रिझा लेना चाहिए, उसे अपने काबू में कर लेना चाहिए, उसे संबंध बना लेना चाहिए, और
इसके लिए उसको कोई उपहार देना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहता है कि मैं क्या उपहार दूँ? तो वो कहता है कि उपहार क्या होगा, स्त्री के लिए साड़ी। तो वहाँ से एक महिला निकलती है जिसने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, और जो है दोनों उसको देखते रह जाते हैं कि रेशमी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। तो उसने सोचा कि मेरी वाइफ भी बड़ी सुंदर थी, वो भी सुंदर ही लगेगी। तो वो कहता है कि असल में ये जो रेशमी साड़ी है सिर्फ हाशमी की दुकान पे मिलती है, और जो हाशमी की दुकान है उसके बाहर जो है कांग्रेस वाले ऐसे बैठे हैं कि किसी को अंदर जाने भी नहीं देते, और कहते हैं कि जो भी विदेशी वस्त्र खरीदेगा वो देशद्रोही होगा। लेकिन इसके मन में बस जाता है कि मुझे ये रेशमी साड़ी खरीदनी ही खरीदनी है। तो वो पिछले रास्ते से जाके हाशमी की दुकान से वो रेशमी साड़ी ले तो आता है, लेकिन बाहर तमाशाई, मतलब ऐसी भीड़ भी जमा थी जो सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे क्रांतिकारियों का, और बाकी कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे जो विदेशी वस्त्रों का विरोध कर रहे थे, और उसके विरोध में उसके हाथ से साड़ी छीन लेते हैं। तब वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी के लिए साड़ी है, आप मत छीनो। तो जब छीना झपटी होती है तो वहाँ पर उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है जिसने खादी साड़ी पहनी थी, और सारे लोग उसका सम्मान सा कर रहे थे एक तरह से। तो वो उसकी तरफ लपकता है और बोलता है, देवी जी देखिए ना, मेरी पत्नी की साड़ी इन्होंने छीन ली है, मेरी साड़ी दिलवा दीजिए। अगर आप लोग क्रांतिकारी हैं तो ये तो कोई मतलब नहीं होता कि किसी गरीब आदमी की साड़ी छीनेंगे। तो वो कहती है कि इनकी साड़ी तुरंत लौटाओ। तो साड़ी लौटा दी जाती है। वो बोलती है कि आप विदेशी वस्त्र खरीद ही क्यों रहे हैं? तो वो कहता है मेरी पत्नी जिद कर रही है, जबकि वो अपनी पत्नी से मिला ही नहीं था। तो वो लड़की कहती है, अच्छा तो मैं उसको बताऊंगी कि देश सेवा कैसे की जाती है, आप मुझे अपनी पत्नी से मिलवा देंगे? तो वो कहेगा हाँ मिल लेना। तो वो कहती है कि आपके घर का पता क्या है? तो वो आदमी अपने घर का जैसे ही पता बोलता है तो वो अलग सा मुंह बना लेती है, थोड़ी शर्मा जाती है। तो वो बोलता है कि देवी जी आपके घर का पता क्या है? तो कहती फिर वो चुप रहती है। तो वो कहता है कि आप उस मोहल्ले की तो नहीं है? तो वो कहती है उस मोहल्ले में तो बहुत लोग रहते हैं, क्या आपका ये नाम तो नहीं है? तो कहता है हाँ इस नाम की तो और भी स्त्रियां हो सकती हैं। फिर वो कहता है कि आपके पिताजी का ये नाम तो नहीं है? तो इस नाम के तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि वो दोनों ही आपस में पति पत्नी हैं। और फिर वो बोलती है कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी घर पे है ही नहीं तो उसका नाम लेके यहाँ रेशमी साड़ी खरीदने आए हैं। तो वो लज्जित हो जाता है और कहता है कि जो है मैं भी क्रांति में सहयोग दूंगा और कल तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँगा। तो वो दोनों ही जो है होली का उपहार, यही कहानी है कि वो दोनों ही जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, और दोनों ही इस तरह से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगते हैं और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में सम्मिलित रहते हैं। प्रेम की होली की कहानी जो है एक विधवा की है। वो विधवा केवल 17 साल की है, लेकिन उसे विधवा हुए 3 साल हो गए हैं, मगर वो रोती धोती नहीं है, अपने घर का काम करती है और मगन रहती है। तो वो एक ऐसे हृष्टपुष्ट आदमी को देखती है जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, जो कि सामने वाले गाँव से होली खेलने आया था। और जो है वो उस लड़की को देखता है, ये लड़की उसे देखती है, और एक दूसरे के प्रति इन दोनों में क्रश हो जाता है, लेकिन कभी बात नहीं कर पाते। ये लड़की हमेशा इंतज़ार करती रहती है कि वो कब आएगा गाना गाने के लिए। तो कुछ दिन बाद जो है वो आता है और काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है, और इनकी आंखें मिलती हैं तो अपने भैया से, अपने पापा से पूछती रहती है कि उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ। तो अगले साल इस तरह एक साल बीत जाता है। अगले साल फिर होली का जश्न होता है, और जो है ये बार बार उचक उचक के देखती रहती है कि फलाने गांव में से वो व्यक्ति क्यों नहीं आया। आमने सामने छोटे छोटे गांव थे। तो ये कहती है कि जो है मैं देखती हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो गाने गाने क्यों नहीं आए। तो ये अपने छज्जे पर चढ़कर देखती है तो वहाँ पे होली जल रही होती है। तो अपने पिताजी से आके कहती है कि उनके घर में तो होली जल रही है जिन्हें गाना गाने के लिए आना था। तो वो कहता है कि होली जल रही है? होली तो कल थी, आज तो फाग था, आज तो सबने फाग खेला है, होली कैसे जल सकती है? तो बोला नहीं नहीं, मैं देख के आई हूँ, होली जल रही है। तो जो है उसके पिताजी छत पर चढ़कर देखते हैं। कहता है बेटा ये होली नहीं है, ये चिता जल रही है। तो जिस व्यक्ति पर उस लड़की को क्रश था और उस व्यक्ति को भी उस लड़की पर क्रश था, उसकी चिता जल जाती है। और उसके पिता भी समझ जाते हैं कि ये भी मनुष्य ही है, ये विधवा हो गई है छोटी उम्र में, लेकिन इसका दिल उस व्यक्ति पे आया हुआ था, तो उन्हें बहुत दुख होता है और उस लड़की को भी बहुत दुख होता है। तो ये है प्रेम की होली। ये इस तरह से है कि जो है मनुष्य आपस में मिल नहीं पाते, भाग्य इस तरह की चीज़ है कि केवल मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करके रह जाते हैं। 12वीं कहानी है रहस्य की। रहस्य की कहानी ये है कि एक सेवाश्रम नाम का आश्रम होता है जिसमें लड़कियों की जो है
एजुकेशन के लिए एक व्यक्ति ने खोला होता है, विमल नाम का व्यक्ति होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा परोपकारी किस्म का था, लेकिन उसको लड़कियों को कम पैसे पे पढ़ाने के लिए बहुत दान की आवश्यकता रहती थी। तो वो लड़कियों के लिए एक मैदान भी बनाता है जहाँ पे लड़कियाँ खेल सकती हैं, और महिला टीचर्स को अपने यहाँ नौकरी भी देता है। तो उसे हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि लोग दान इतना खुल के नहीं कर रहे हैं, तो वो अखबारों में विज्ञापन निकालता है। फिर वो अखबारों में ऐसा भी विज्ञापन निकालता है कि किसी टीचर को अगर सिर्फ रहने खाने में यहाँ पर काम करना हो तो वो सेवार्थ यहाँ पर आ सकती है और बालिकाओं को पढ़ा सकती है। तो एक ऐसी औरत आती है जो कहती है कि मैं यहाँ पे रह के पढ़ाऊँगी। वो ज़्यादा सुंदर नहीं होती देखने में, लेकिन फिर भी आकर्षक होती है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आना चाहती हैं, आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं अपने पति से अनबनी से रहती हूँ, मेरे पति नास्तिक हैं, मैं आस्तिक हूँ, और हमारी पट नहीं रही है आपस में। तो वो सोचता है कि सिर्फ इस बात पे क्या नहीं पट रही है, मतलब पूरी तरह से वो इनकम्पैटिबल थे आपस में। सिर्फ नास्तिक और आस्तिक होने की बात ही नहीं थी। तो वो जो है कहता है कि ठीक है, आप यहाँ जॉब कर सकती हैं। अब वो जो लेडीज़ थी वो ज़्यादा जॉब में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि जो है उसको पढ़ाना तो अच्छा लगता था, लेकिन उसे जो लोग हैं, जो सेठ वगैरह आए हैं उस आश्रम को देखने के लिए, और जिनकी मान मनोबल करके, जिनकी खातिरदारी करके दान लिया जा सकता है, ऐसी चीज़ें उसे करना पसंद नहीं था। किसी को स्टेशन पे लेने जाओ, फिर उसकी जी हुजूरी करो, फिर उसको आश्रम दिखाओ, फिर उसको मक्खन लगाओ, फिर उससे पैसा निकलवाओ, ये उसको पसंद नहीं था। तो जो है ये व्यक्ति भी उसके काम से कुछ खासा खुश नहीं था, लेकिन कुछ कहता नहीं है कि चलो पढ़ा तो रही है। बाकी की जो लेडीज़ टीचर हैं वो जरा जरा सी बात पर नखरे दिखाती रहती थी कि मेरा कपड़े नहीं धुले हैं, मेरे को खाना अच्छा नहीं मिला है। और ये जो है ये जो व्यक्ति होता है ये सुनता रहता है सबकी, लेकिन जो है इसका बर्ताव सबके साथ अच्छा होता है। एक दिन ये काफ़ी समय बाद उस मंजुला को, मतलब उस लेडीज़ को जो नई टीचर बन के आई थी, उसको कहता है कि देखिए जलसा होगा, मतलब हम एक स्टूडेंट्स का बड़ा प्रोग्राम करेंगे जिससे हम काफ़ी सेठों को बुलाएंगे, ताकि उन्हें इन बालिकाओं के लिए दान मांग सकें, ताकि इनका कई साल का खर्चा निकल जाए। तो आपको मदद करनी होगी। तो उसको लगता है कि पहली बार तो बेचारा कुछ मांग रहा है मेरे से, जबकि मैं जॉब पे कुछ ज़्यादा ध्यान देती भी नहीं हूँ। तो वो सोचती है कि चलो अब मैं अपना ये जो आत्मसम्मान है इसे ख़त्म करके, वो थोड़ी ईगो वाली थी, थोड़ी प्राउडी थी, तो इसको ख़त्म करके सेठों की आगे पीछे करूँगी मेहनत। तो वो 15 दिन तक सेठों को रेलवे स्टेशन से लेने जाती रहती है, उनके आगे पीछे घूम के जो है जी हुजूरी करती है, उनको मक्खन लगाती है, अच्छा खासा दान मिलता है, जो स्कूल का फंक्शन होता है वो सफल हो जाता है। लेकिन इतनी मेहनत से वो बीमार हो जाती है, और उस व्यक्ति को लगता है थोड़ी बहुत बीमार हुई होगी, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त बीमार हो जाती है। तो जब उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो मिलने जाता है, और वो देखता है कि कितनी सुंदर लग रही है। तो जो है वो सोचती है कि ये मुझे पसंद तो करता है, इसने पहली बार मुझे देखा है, लेकिन फिर भी ये मेरे को जो है क्यों अवॉइड करता है। पर उस आदमी को ये था मन में कि ये तो शादीशुदा है, और चाहे अपने हस्बैंड से अलग हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो वो उठ के चला जाता है, और जो है फिर ऐसा ही रहता है कि वो इस लेडीज़ को अवॉइड ही करता रहता है। तो ये एक दिन लेडीज़ उसको पकड़ लेती है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, अब बताओ क्या बात है, क्या मैं चली जाऊँ यहाँ से? तो कहता है आपकी मर्ज़ी। तो मतलब एक तरह से प्रपोजल को रिजेक्ट करना ही हुआ ये, कि दोनों समझ गए हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये लेडी जो है सामाजिक बंधनों को इतना नहीं मानती है कि मैं शादीशुदा हूँ या जो हूँ, मैं अपना हस्बैंड छोड़ चुकी हूँ, अगर मुझे स्वीकार किया जाए तो मैं आपके प्रेमिका या पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये व्यक्ति जो है कुछ ज़्यादा ही मर्यादा वाला है, तो ये उसको जाने देता है, तो वो चली जाती है। तो लेकिन अब ये पछता रहा होता है कि वो चली गई है, और उसको याद करता रहता है, हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। काम तो करता ही है, लेकिन फिर भी हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। तो एक बार ये पहाड़ों पे घूमने के लिए जाता है, क्योंकि ज़्यादा काम से इसको भी ज़रूरत थी थोड़े ब्रेक की। पहाड़ों पे देखता है कि वही लड़की, वही मंजुला जो है किसी के साथ बैठी है, बहुत हंस रही है, उसने इंग्लिश ड्रेस पहनी हुई है। तो जो है ये आके सोचता है कि है कौन, क्या इसका हस्बैंड है क्या? तो वो जाके उसके सामने चला जाता है, तो वो बहुत खुश होकर मिलती है, और बोलती है कि ये मेरे मित्र हैं, मतलब मेरे फ्रेंड हैं। तो वो समझ जाता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो वो अपने पति का हाल बताती है कि मेरे पति की डेथ हो गई, और वो जितना पैसा छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा तो कर्जा छोड़ के गए थे, बड़ी मुश्किल से उनका कर्जा वर्जा चुका के अब मैं बीमार पड़ गई, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि पहाड़ों की सैर करा करो। और ये मेरे मित्र हैं जो इंग्लैंड से आए हैं। तो वो समझ जाता है कि
ये लेडी जो है सामाजिक बंधनों को नहीं समझती है, नहीं मानती है, और जो है इसका जो प्रेम है वो ऐसा ही है कि अगर उस व्यक्ति से इस स्त्री को प्रेम नहीं मिला था तो ये उसे छोड़कर जो है आश्रम में रहने आ गई थी, लड़कियों को पढ़ाने लगी थी, वापस चली तो गई क्योंकि मैंने इसका प्रेम ठुकरा दिया। और लेकिन जो है जब वो मर गया तब ये पूरी तरह से खुद को स्वतंत्र ही मानती है, चाहे समाज इसे स्वतंत्र माने या ना माने। तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर जो है पहाड़ों की सैर कर रही है। उसके दिल में ये जो है निकलता है कि ये क्या रहस्य है। कहानी का नाम रहस्य है। ये क्या रहस्य है कि मैं पुरुष होते हुए अपने आप को हजारों बंधनों से जकड़ा हुआ मानता हूँ, लेकिन ये स्त्री होते हुए अपने आप को आज़ाद मानती है। अब उसको लगता है कि अब तो मुझे ही इससे प्रणय निवेदन करना चाहिए। तो कुछ इस तरह की बात कहता है तो वो लड़की कहती नहीं नहीं, तुम तो बहुत महान हो, जाओ अपना स्कूल संभालो, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, और जो है तुम्हारे लिए इस तरह की मामूली हल्की चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक तरह से उस बंदे को जो अपने आप को इतना ऊंचा समझता था, एक तरह से उसको तमाचा ही लगता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो मुझे प्रशंसा मिली है, इसकी प्रशंसा मिली है, तो मैं अपना जीवन जो है उसी में झोंक दूंगा। और एक तरह से प्रशंसा भी थी और एक तरह से ये लताड़ भी थी कि नहीं तुम तो वही करो। तो ये है रहस्य। अब 13वीं कहानी है पंडित मोटेराम की डायरी। तो पंडित मोटेराम जो हैं वो एक तरह से क्लोजेट नास्तिक होते हैं। क्लोजेट नास्तिक का मतलब है कि उनको ये पता है अच्छे से कि ये धर्म वर्म कुछ नहीं होता, और जो लोग अपने पूर्वजों तक भोजन पहुंचाने के लिए पंडित को खिला रहे हैं वो सिर्फ पंडित के ही पेट में जा रहा है। पंडित मोटेराम जब पंडितों से शास्त्रार्थ करते हैं तो पंडितों की ऐसी बजाते हैं, ऐसी बजाते हैं कि वो निरुत्तर हो जाते हैं और नास्तिक कह के अपना पल्ला छुड़ाते हैं। लेकिन जो भी है वो जब यजमानों से मिलते हैं तो उनको ऐसा यकीन दिलाते हैं, ऐसा यकीन दिलाते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा यज्ञ करने से ठीक हो जाएगा। इतना नास्तिक होते हुए भी ये व्यक्ति जो है बहुत बड़ा पेटू होता है, और ये जो अपनी पत्नी को जो है ये समझता ही नहीं कि इससे कोई डिस्कशन करने लायक है, ये सिर्फ घर का काम करे या बच्चा पैदा करे। लेकिन ये जो है नास्तिक होते हुए भी थोड़ा सा पुरानी सोच का होता है। ये तो ज़रूर मानता है कि भगवान है, लेकिन ये मानता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एक नंबर का ढोंग है। तो ये क्या करता है कि अपनी पत्नी, इसके काफ़ी बच्चे होते हैं और ये सोचता है कि जब तक बच्चे हुए भगवान दे उतना लेना चाहिए। इसे कोई बम्बई से तार भेज के बुलाता है कि आपके लिए बम्बई की टिकट है, आप आ जाओ। तो ये बम्बई जाता है तो ये परेशान हो जाता है क्योंकि बम्बई आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये जैसे ही उतरता है तो सेठ जी को चिल्लाता है कि तुमने बताया नहीं, बम्बई तो लंका के पास है, मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर। और कहता है मैं तो भूख से मर रहा हूँ, जबकि ये सारे रास्ते खाता आया था। तो ये इतना पेटू होता है, इतना खा लेता है वहाँ पे, और जो है सेठ जी को कहता है कि 100-200 मैं यज्ञ करवा दूंगा। तो सेठ जी को लगता है ये तो हल्का ही पंडित है, क्योंकि सेठ जी ने मन बना रखा था कि मैं 10-12 हज़ार का यज्ञ करवाऊंगा, तब जाके मुझे बिजनेस में फ़ायदा होगा, सट्टे में फ़ायदा होगा। तो ये सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, जो है ये तो ज़्यादा बड़ा बकरा था, मुझे समझ नहीं आया कि इसे कैसे काटना है। तो ज़्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो डॉक्टरों के पास जा रहा है और डॉक्टर का बिल सेठ जी के पास जा रहा है। तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो ये टेस्ट करा रहा है, वो टेस्ट करा रहा है। तो वो सोचता है कि बहुत हुआ, अब मैं अपने सर पर पैर रखकर यहाँ से बम्बई से भागता हूँ। तो पंडित मोटेराम बम्बई से भाग जाते हैं, और जैसे ही वो बम्बई से जाते हैं उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। तो 14वीं कहानी है जुर्माना। तो जुर्माना कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो मुस्लिम महिला है, अपने पति के साथ झाड़ू मारने का काम करती है सड़कों पे। लेकिन जब भी उसे एक दरोगा देखता है तो कहता है कि तुम पर जुर्माना लगेगा। तो वो उसका ऐसा जुर्माना लगाता रहता है कि बेचारी को पूरी सैलरी ही नहीं मिलती। तो ये वाली चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है तो कई बार उसे झड़कियाँ हड़कियाँ इस तरह की देने लगता है। लेकिन एक बार वो जो है उस स्त्री की बच्ची बीमार होती है और वो घर में रुक नहीं रही होती है, तो वो अपने साथ ले आती है। और जैसे ही जब वो झाड़ू मारती है तो वो लड़की पीछे पीछे घूम रही होती है। तो वो गुस्से में उस दरोगा को गाली देने लग जाती है कि वो आ जाएगा तो तेरा और मेरा कल्याण हो जाएगा, हमें नौकरी से ही निकाल देगा। तो दरोगा बोलता है अच्छा मुझे गाली दे रही थी। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आपको गाली नहीं दे रही थी, ये मेरी बच्ची है, ये रुकती नहीं है। कहता है वैसे तो तुम कभी मिठाई खाती हुई दिख जाती हो, कभी कहीं बैठी हुई दिख जाती हो, तुम काम करती नहीं हो, लेकिन अब अपना बच्चा भी साथ साथ लाने लगी हो। तो वो बहुत निराश हो जाती है, उसे लगता है कि अब तो ये नौकरी से निकाल ही देगा। तो वो सोचती रहती है कि अब मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अपने हस्बैंड के साथ जो है महीने की तनख्वाह लेने जाती है, अनाउंस होता है और उसे तनख्वाह
मिल जाती है। तो मतलब उस आदमी का दिल जो है इस महिला को काम करते देखकर और अपनी बच्ची को एक साथ संभालते देखकर पिघल जाता है और वो इस पर जुर्माना नहीं लगाता। तो ये प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, 14 कहानियाँ जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।